जी स्टूडेंट्स, हमने ऑडिटिंग स्टार्ट की थी और बेसिक्स हमने इसकी पढ़ ली थी। आज हम आगे बात स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव में। हमने देखा था कि जो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव हैं उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई एरर या फ्रॉड ना हो और आपकी स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हों। इसके अलावा ऑडिट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई मैनेजमेंट ऑडिट करवाना चाहता है या कॉस्ट ऑडिट हो सकता है, ऑपरेशंस ऑडिट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मुताबिक आपका ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। जो आपका फाइनल ऑडिट होता है उसमें तो आपने फाइनली रिपोर्ट देनी है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। कास्ट ऑडिट में सिर्फ कास्ट के रिलेटेड ऑडिट किया जाता है कि जो कास्टिंग आ रही है वो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो एडवर्स आ रहे हैं। तो क्या रीज़न है उनके एडवर्स आने की। इसमें एक थोड़ी सी बात कर लें हम एरर्स की। हमने कल बात की थी कि मिस्टेक्स दो तरह की होती हैं, एक इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मिस्टेक को हम कहेंगे एरर, जबकि इंटेंशनल मिस्टेक को कहेंगे फ्रॉड, कि जो जानबूझकर पूरी प्लानिंग से किया गया है। अकाउंट्स में रद्दोबदल हो सकता है, कोई आपकी सेल्स में गड़बड़ हो सकती है, कैश में गड़बड़ हो सकती है। कैश तो एक हॉट एरिया है, कैश और आपकी इन्वेंट्री, इसके ऊपर आपको ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। एरर्स में टाइप्स ऑफ एरर्स हैं हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको पता है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एरर की। आप अकाउंटिंग एरर्स की बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग एरर भी जैसे वो हो जो सकता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थे, बिल्कुल वो जैसे भी हो ओमिशन सकता ऑफ है। एरर हो। एरर ऑफ ओमिशन जी। और Sir, error of commission, एरर ऑफ कमीशन, वेरी गुड। और compensating, कंपनसेटरी एरर। अच्छा, ये होते क्या हैं। ओमिशन में तो आप भूल जाते हैं उसको एंट्री को पास करना। बिल्कुल ठीक है, इसको तो आप बिल्कुल ही भूल गए ना कि आपने एंट्री ही पास नहीं की। एरर ऑफ कमीशन, सर compensating का पता है कि हम इसमें जो error हमने की होती है हम उनको सही करते हैं, compensate करते हैं, उसको उजाला करते हैं इस error का। उसमें ये होता है कि आपने जो एरर किया है वो एरर दो जगह पे इस तरह से हुआ है कि वो कंपनसेट हो गया। तो समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आपने दो जगह पे गलती की है और दोनों गलतियों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया है। Okay, ठीक है। okay. और कमीशन में आई थिंक वो होगा कि जो अमाउंट जो है वो गलत लिख देते हैं, जैसे बिल्कुल Adjusted, 1050 था तो 150 लिख दिया या इस तरह कुछ कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे अच्छा, wrong entry पास कर देते हैं। रॉन्ग एंट्री में तो आपके ये एक एरर ये आता है कि आपने डिड नॉट फॉलो दी स्टैंडर्ड्स, क्या आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए। अच्छा, ये जो रॉन्ग अमाउंट है ना, इसमें ये होता है कि ये अक्सर इस तरीके से पकड़े जाते हैं कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल नहीं आता इसमें। आपने 50,000 लिखना था, आपने 5,000 लिख दिया, तो आपका 45,000 का फर्क आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट में। ऐसा ही होगा। Yes, sir. जी। अच्छा, इसकी एक ये भी है कि जो आपका फर्क आ रहा होता है डेबिट और क्रेडिट साइड में, उसको अगर आप 9 से डिवाइड करें
9 पे अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है जो डिफरेंस है, तो उसका मतलब है कि एरर ऑफ कमीशन मौजूद है। क्या मतलब सर? डिवाइड किसको करना है? देखें आपका आपने अमाउंट लिखनी थी, लेट्स सपोज 50,000, और आपने गलती से लिख जी। दिया 5,000, तो आपके डेबिट और क्रेडिट में हम्म। डिफरेंस कितना आएगा? 45 होगा। 45,000 का। 45,000। हाँ, और जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको अच्छा। जब हम 9 पे डिवाइड करें वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि आपका एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने देखा कि अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते तो ये भी कह रहा है कि आपने प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स IFRS IAS फॉलो नहीं किए, उसको भी ठीक किया जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब अगर इसके रिलेटेड कोई MCQs आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। आपने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने अक्रूड अक्रूवल्स को एडजस्ट नहीं किया। जी, यहाँ तक क्लियर? आगे चले। यस सर। अक्रूवल्स को एडजस्ट नहीं किया। साल के आखिर में आप अक्रूवल्स को एडजस्ट करते हैं ना, जो प्रीपेड होते हैं या पेबल्स होती हैं, उनकी एडजस्टमेंट की जाती है, जैसे आपने ठीक है फाइनल सर। अकाउंट में पढ़ा था। वो जिनके लिए दोबारा से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और वो जी एडजस्टेड बिल्कुल, एंट्रीज पास एडजस्टेड करते हैं। ट्रायल बैलेंस होता है बाद में उसका। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ये आसान टॉपिक है, ये आप अगर इसकी हेडिंग वैसी देख लें तो आप इसको समझ सकते हैं, इसमें समझने वाली कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। नहीं सर। ठीक हो सर गया। नोट्स शेयर कर दीजिएगा तो फिर हम जी हेडिंग देख लेंगे। जी जी, ठीक है, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट कल पढ़ लिया था कि हमारे पास कंटिन्यूस ऑडिट होता है, इंटरम ऑडिट होता है, और फाइनल ऑडिट होता है। फाइनल। ठीक हो गया। इसमें लाजमी कौन सा है, स्टैट्यूटरी कौन सा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए? फाइनल। फाइनल ऑडिट, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग में हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम आता है। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? जी, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है पता नहीं जिसमें सर। नेचर ऑफ ऑडिट, कि आप जो ऑडिट करना चाहते हो उसकी नेचर क्या है, फाइनल ऑडिट है, कंटिन्यूस है, मैनेजमेंट ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, कंप्लीट ऑडिट है, उसकी नेचर लिखी होती है सबसे पहले। देन आपके पास
टाइमिंग क्या है उस ऑडिट की, क्या आपने कितनी देर में उसको कंप्लीट करना है। उसके अलावा प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। अब इस ऑडिट प्रोग्राम का फायदा क्या होता है, ये किस फेज में आ रहा है, ऑडिट प्लानिंग के फेज में। जब ये ऑडिट प्लानिंग के फेज में आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑडिट शुरू होने से पहले आपको बनाना पड़ेगा ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो उसमें आपने तमाम चीजें लिख दी जो हेल्पफुल हैं आपके अपने लिए भी और आपके स्टाफ के लिए भी, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम में आपने तमाम चीजें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट कर दी हैं, तो इनको फॉलो करना आसान होगा। ऑडिट प्रोग्राम का पर्पस क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है इसका। सर एरर्स को चेक करना, फ्रॉड को चेक करना, ये भी पर्पस नहीं आता है? नहीं नहीं, ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम है जो हमने काम करना उसका उसकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग में सबसे पहला मकसद तो ये है कि भाई जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमने जो चीज़ें लिख ली हैं उसमें से कोई भूल ना जाए। हम तमाम एरियाज को चेक करें। हमने जो चीज़ें पहले से प्लान करके रखी हैं कि हमने किस किस एरिया को चेक करना है, किस एक्सटेंट तक चेक करना है, टाइमिंग क्या है, तो हमसे कुछ चीज़ रह ना जाए। दूसरा इसका मकसद ये होता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू ऑडिट स्टाफ, कि जो आपका अपना स्टाफ है, जो ऑडिटर का अपना स्टाफ होता है, उसके लिए इसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किसने क्या काम करना है और कब करना है, टाइमिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं जिसके अंदर उसने काम को कंप्लीट करना है। कंट्रोल ऑफ ऑडिट वर्क, जैसे आपने देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार पर्पस हैं मैनेजमेंट, चार फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन इसका फायदा ये है कि नेक्स्ट जब आप कंट्रोलिंग करना चाहते हैं, लीड एंड कंट्रोल, उस वक्त आप इसको कंट्रोल करते हैं कि जो काम हमने जिस तरीके से प्लान किया था उसी तरीके से हो रहा है या नहीं। ये ना हो कि आपने जो प्लानिंग की हुई है टाइम से आप पीछे रह जाओ तो आपका ऑडिट रिपोर्ट लेट हो जाएगी, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद जो आपका अपना ऑडिट स्टाफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, ड्यूटीज असाइन की जाती है कि भाई आपके पास कौन सा काम है और आपने कितनी देर में करना है। कल को आपका जो ऑडिट प्रोग्राम है ये एक सबूत होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, कि भाई किस बंदे ने क्या काम किया था। फ्यूचर में ये काम आ सकता है कि भाई अगर किसी भी एरिया में कोई गलती निकल आई तो उस पर्सन को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो कि ये काम आपने किया था तो काम गलत क्यों हुआ है। टाइम टेबल आप सेट कर लेते हैं अपने स्टाफ का, इसके ऊपर बात हो चुकी। और सबसे अहम चीज, ये एक आपके पास एविडेंस होता है कि आपने किस किस एरिया में कौन कौन सा ऑडिट वर्क कर चुके हैं। ये एविडेंस कैसे हुआ, ये तो अभी स्टार्ट होने से पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब आप एविडेंस तो जब प्लानिंग, हम सारा काम हाँ, आपने प्रोग्राम बना लिया ना, तो ये आपके पास एक हम्म डॉक्यूमेंट आ गया। और जब आप काम शुरू करते हैं तो आप साथ साथ देखिए क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है। हम्म जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हम्म हैं तो साथ साथ आप टिक करते जा रहे हैं कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम इतनी देर में हुआ, ये काम इस बंदे ने किया, तो वो तमाम जो प्रोग्राम एट द एंड, वो वही जो डॉक्यूमेंट था, एक आपका ऑडिट प्रोग्राम था, वो कंप्लीट हो गया ना, उसके ऊपर आपने साथ टिक भी करते गए, हर चीज उसके ऊपर नोट हम्म, करते गए, तो वो एट द एंड आपके पास एक एविडेंस बन सकता है। ठीक हो गया। ठीक, हाँ। हम्म
जी स्टूडेंट्स, इंगेजमेंट लेटर क्या होता है? engagement letter any idea? नो सर। देखो जब भी हम नए ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो जो शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या एसईसीपी है, वो ऑडिटर को क्या करती है? अपॉइंट करती है। अपॉइंटमेंट के वक्त उसको इंगेजमेंट लेटर इशू किया जाता है कि भाई आपने हमारी कंपनी को ऑडिट करना है, उसमें मकसद क्या है ऑडिट करने का, टाइमिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें अंदर उसके अंदर मेंशन होती है। ऑडिट की फीस कितनी होगी, किस तरीके से पे की जाएगी, वो तमाम चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो जब ऑडिटर एक नया ऑडिट स्टार्ट करता है तो उसकी प्लानिंग कर रहा होता है। तो प्लानिंग में अपॉइंटमेंट लेटर और एंगेजमेंट लेटर जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कि जिसमें उसके मकासद लिखे होते हैं कि आपने ऑडिट क्यों करना है। तो सबसे पहले आप फिर क्या सर करते हैं? कौन कौन से दो? इंगेजमेंट लेटर। एक तो एंगेजमेंट लेटर और दूसरा कौन सा हेल्पफुल होता है? नहीं नहीं, सिर्फ इंगेजमेंट लेटर एक ही होता है, वो किस लिए यूज होता है? अपॉइंटमेंट के लिए। Okay. ऑडिटर उस बिजनेस की बारे में स्टडी करता है कि ये बिजनेस बेसिकली है क्या, इसकी वर्किंग क्या है, इसके इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं, हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा बिजनेस के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका प्रोस्पेक्टस, ये डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं। उसकी वेबसाइट भी, वेबसाइट, ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि यहाँ से आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ये इसकी लीगल डॉक्यूमेंट है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि ये कंपनी का मकसद क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है। मेमोरेंडम उसके जो हेड ऑफिस किधर है, नाम उसका क्या है, जो उसका कैपिटल है, उसकी डिवीजन क्या है, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी। इसके बाद सर प्लानिंग फेज में मेमोज और होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की 5 क्लासेस होती हैं। मेमोरेंडम। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। नहीं सर, मैं पूछना चाह रही हूँ जाते हैं कंपनीज में वो और होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये और चीज होती है। मेमोरेंडम और दूसरी क्या चीज़ बोली आपने? मेमोज। मेमोज, वो मेमोज तो डिफरेंट चीज़ है ना। वो कैश मेमो हो गया, जैसा आपका बिलिंग होगी, वो तो अलग चीज़ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का हेड ऑफिस किधर है, कंपनी का कैपिटल क्या है, किस तरह से उसकी डिवीजन है, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी होती है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि जो कंपनी के अंदरूनी मामलात हैं उनको किस तरीके से देखा जा रहा है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगी, ठीक है, उनके जो रेम्युनरेशन है वो कैसे डिसाइड होगी, ये अंदरूनी मामलात उसके अंदर लिखे होते हैं। इसके बाद प्लानिंग फेज में सबसे अहम चीज स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, कि जो मैनेजमेंट है उसने अपने तौर पर कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से अप्लाई किया हुआ है। इंटरनल कंट्रोल के अंदर दो चीजें आती हैं। जी आपको याद है इंटरनल कंट्रोल के दो फैक्टर कौन कौन से हैं?
दो कंपोनेंट नहीं कौन सर। कौन से? इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट। ये याद रखिएगा, इसका एमसीक्यू आ सकता है कि इंटरनल कंट्रोल के फैक्टर कौन कौन से हैं, इंटरनल चेक्स और इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक्स वो तरीकाकार है जिसके मुताबिक कंपनी के अंदर काम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल की ज़रूरत है, प्रोडक्ट्स बनानी है प्रोडक्शन वालों ने, उनको मटेरियल की ज़रूरत है, तो क्या वो इसी तरह जाके स्टोर कीपर से मटेरियल इशू करवा के ले आएंगे, या आपको कॉल करेंगे मटेरियल दे जाओ? ऐसा तो कुछ नहीं ना है। बल्कि प्रॉपर तरीका होगा। तरीका क्या है कि प्रोडक्शन मैनेजर रेक्विजिशन स्लिप के ऊपर मटेरियल लिखेगा कि कौन सा मटेरियल चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। वो रेक्विजिशन स्लिप उसके साइन के साथ डेट के साथ जाएगी स्टोर कीपर के पास। स्टोर कीपर उस स्लिप को अपने पास रखेगा और उसके अगेंस्ट उतना मटेरियल जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो इशू कर देगा। उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि स्टोर कीपर जवाबदेह है मटेरियल का। तो जितना मटेरियल वो इशू कर चुका है उसकी उसके पास स्लिप आ गई है कि इतना मटेरियल मैंने इशू कर दिया है। तो कल को जब ऑडिट होगा तो उसमें वो मेंशन कर सकता है, दिखा सकता है कि मैंने जो मटेरियल इशू किया था उसकी स्लिप्स मेरे पास ये मौजूद है। तो कंपनी के अंदर जो भी काम होता है एक तरीका कार के तहत होता है, कोचिंग सिस्टम के तहत होता है। उसको हम कहते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में ये भी कह सकते हैं कि आप काम करने के तरीकाकार को इस तरह का डिजाइन करते हैं कि एक काम दो या दो से ज्यादा बंदे कर रहे होते हैं। जब एक ही काम दो या दो से ज्यादा बंदे करते हैं तो उसके अंदर गलती के चांसेस कम से कम होते हैं। गलती और फ्रॉड दोनों से आप बच सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट का बेसिकली मकसद ये है कि जो इंटरनल चेक्स आपने डिजाइन किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। इंटरनल ऑडिट इसको वेरीफाई करता है कि मटेरियल जबानी कलामी तो नहीं इशू हो रहा, प्रॉपर रेक्विजिशन स्लिप के साथ इशू हो रहा है कि नहीं। इसको चेक करना किसका काम है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का। यहाँ तक क्लियर? जी सर। देन कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम स्टडी किया जाता है कि मैनुअल है, कंप्यूटराइज्ड है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप स्टडी करते हैं। देन आप मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं कि मैनेजर कौन कौन है, कौन किस लेवल पे बैठा हुआ है, जो आपके रेलेवेंट सेक्टर्स हैं, आपने किससे रब्ता करना है, किस इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग के अंदर आप ऑडिट प्रोग्राम भी बनाते हैं जो कि बेसिकली एक टाइम टेबल है, एक स्केड्यूल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन है। एक टाइम टेबल क्या होगा, किसने क्या काम करना है, कितने टाइम के अंदर करना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर कि जब आप नया ऑडिट करते हैं तो उसके प्लानिंग में क्या चीज़ें आती हैं? जी सर। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है? ऑडिट वर्किंग पेपर बेसिकली वो तमाम एविडेंसेस हैं जो आपने ऑडिट के दरमियान इकट्ठे किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सेल्स का रिकॉर्ड मंगवाया है, उसको वेरीफाई किया है, तो वो जो पेज आपके पास सेल्स का रिकॉर्ड आया था वो आपके पास एक ऑडिट वर्किंग पेपर बन गया है कि भाई हमने ये सेल्स को वेरीफाई किया है, किस बंदे ने किया है, उसका उसके ऊपर साइन होंगे, डेट मेंशन होगी कि किस टाइम पीरियड के दौरान हमने उसको वेरीफाई किया था। लेबर की जो वेजेस हैं, उसकी जो पे रोल है, वो जो शीट्स हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप उसको वेरीफाई करेंगे तो उसकी कॉपी अपने पास रख लेंगे कि हमने वेजेस को भी वेरीफाई किया था। बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं तो रेंट के एग्रीमेंट को आप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि जो एग्रीमेंट किया गया था, आप जो बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं क्या उसके मुताबिक ही काम हो रहा है या नहीं।
चेक के जरिए पेमेंट हो रही है या बाई हैंड हो रही है, बाई हैंड से नहीं की जा सकती। हमेशा बिजनेस के अंदर जो पेमेंट होती है अमाउंट्स की, वो चेक के जरिए ही होती है। सिर्फ एक छोटी मोटी अमाउंट 1000 2000 तक वो हर बिजनेस की डिपेंड करता है, उसको वो पेटी कैश से पे कर देते हैं। अदरवाइज ह्यूज अमाउंट को हम या उस पेटी कैश वाली अमाउंट से ज़्यादा कोई भी अमाउंट होगी उसको हम हमेशा चेक के जरिए ही पे करते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर? जी सर। वॉचिंग हमने कल पढ़ा था। नहीं। वाउचर क्या होता है? और जो डॉक्यूमेंट होती है, प्रूफ के तौर पे यूज की जा रही होती है। वाउचर इज अ रिटन एविडेंस फॉर ए ट्रांजेक्शन, ठीक है। और वाउचिंग क्या है? जब आपने ट्रांजेक्शन की थी तो आपने तब वाउचर बनाया था, तो वाउचर एक रिटन एविडेंस बन गया। और वाउचिंग क्या है कि जब ऑडिटर एंट्री को वाउचर के साथ कंपेयर करता है कि वाउचर के मुताबिक एंट्री ठीक है या नहीं, उसको हम कहते हैं वाउचिंग। वाउचिंग की टेक्निक्स में क्या आ सकता है कि सबसे पहले ऑडिटर डेट्स वेरीफाई करता है कि जो डेट के मुताबिक वाउचर था एंट्री उसके मुताबिक है या नहीं। देन टाइम पीरियड की वेरिफिकेशन होती है कि जो वाउचर हम चेक कर रहे हैं उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो हमारे टाइम पीरियड वाली होनी चाहिए। जैसे एक ऑडिटर 2021 का ऑडिट कर रहा है, तो जो वाउचर होगा, वाउचर शुड बी ऑफ 2021, तो वाउचर भी 2021 वाला ही होना चाहिए। अगर वाउचर 2021 वाला नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कोई एडजस्टमेंट है, या तो आपने 2020 में कोई एडवांस पेमेंट कर दी हुई थी जो फाल करती 2021 में, या आपने 2022 में कोई पेमेंट की है जो फाल करती 2021 में लेकिन आपने लेट पेमेंट की है। टाइम पीरियड की समझ आई? जी सर। इसके बाद वेरीफाई किया जाता है कि अमाउंट जो उसमें एंटर किए हैं वो करेक्ट अमाउंट थी या नहीं। प्रॉपर ऑथराइजेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वाउचर आपके पास मौजूद है उसके ऊपर किस बंदे ने साइन किए थे। जैसे कि मटेरियल इशू करवाया गया था, तो मटेरियल इशू करवाते हुए आपने ये अथॉरिटी किसी न किसी को दी होगी। वो अथॉरिटी आप प्रोडक्शन मैनेजर को दे सकते हैं, या वो अथॉरिटी आप सुपरवाइजर को दे सकते हैं कि सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर इनमें से कोई एक को आप अथॉरिटी दे सकते हैं कि ये मटेरियल वो बंदा इशू करवाएगा। अब अगर आपके पास वाउचर आता है और उस वाउचर के ऊपर किसी लेबर के बंदे के साइन हो, तो उसका क्या मतलब है कि उस वो तो ऑथराइज था ही नहीं।
तो उसने बगैर सिग्नेचर के मटेरियल कैसे इशू करवा लिया। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है कि भाई आपने जो काम किया है बगैर ऑथराइजेशन के किया है। इसी तरह बैंकिंग में आ जाओ, तो बैंक में कंपनी का जो अकाउंट होता है, कंपनी खुद तो साइन नहीं करती, कंपनी के बिहाफ पे कोई ना कोई पर्सन साइन कर रहा होता है। तो ये काम किसका होता है? फाइनेंस मैनेजर का। मतलब वो चेक साइन करने की अथॉरिटी फाइनेंस मैनेजर के पास है। अगर उसके साइन के अलावा कोई और साइन मौजूद होंगे, चाहे वो सीईओ ही क्यों ना हो, तो बैंक उसको डिसऑनर कर देगा कि भाई हमारे पास जो साइन है वो इस बंदे के हैं, ये साइन उससे मैच नहीं करते। मतलब चेक इशू करने की अथॉरिटी फाइनेंस मैनेजर की थी, इस चेक को फाइनेंस मैनेजर के अलावा किसी और ने साइन किया, लिहाजा ये डिसऑनर हो जाएगा। तो कंपनी के अंदर भी जो वाउचर होते हैं, हर वाउचर हर काम करने की किसी ना किसी बंदे को प्रॉपर अथॉरिटी होती है। उसके अलावा कोई बंदा काम करेगा तो इसका मतलब है कि इस काम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है। इसके बाद आपके डिफरेंट वाउचर्स में बिल्स हो सकते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा आइटम है। तो उसके अंदर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अरिथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं, क्या वो ठीक है या नहीं। मतलब जो आइटम आपने सेल की है उनका टोटल ठीक आ रहा है, अगर आपने उसके ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है तो डिस्काउंट की कैलकुलेशन ठीक है, जो नेट अमाउंट पे की गई है वो ठीक आपने रिसीव की है या नहीं, या जो पे कर दी थी अगर परचेज के केस में तो ठीक पर आपने पे किया या नहीं। ये तमाम वेरिफिकेशन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की अंदर आती हैं। अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है वाउचर के अंदर अगर अल्ट्रेशन की गई है। तो क्या? वाउचर के अंदर कोई अल्ट्रेशन की जाए तो क्या वो एक्सेप्टेबल है? कुछ चेंजेस नो की सर। जाए, किस सूरत में अल्ट्रेशन एक्सेप्टेबल है? सर अगर अथॉरिटी चाहे तो। अथॉरिटी जो कैसे ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि अथॉरिटी ने चाहा था? सर सिग्नेचर से ही पता चल सकता है। एग्जैक्टली exactly. अगर तो सिग्नेचर मौजूद है तो इस अल्ट्रेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये किसी पर्सन ने इसके अंदर फ्रॉड करने की कोशिश की है। डुप्लीकेशन, अगर डुप्लीकेट कोई वाउचर आ गया है तो उसको भी देखा जाएगा प्रॉपरली कि भाई ये वाकई कोई डुप्लीकेट सेम एंट्री हुई थी, कोई सेम ट्रांजेक्शन, एक ही तरह की ट्रांजेक्शन दो दफा हो गई है, या ये वाउचर को ही डुप्लीकेट किया गया है। तो वहां पर ऑडिटर प्रॉपर एविडेंसेस के साथ देखेगा कि अल्टरेशन या डुप्लीकेशन वेरीफाइड है या नहीं है। जी, वाउचिंग क्लियर है सबको? यस सर। जी स्टूडेंट्स, का ये टाइम खत्म हो रहा है, हम दोबारा क्लास को ज्वाइन करते हैं, आप दोबारा ज्वाइन करें इसको।